हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रवक्ता भर्ती अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि कल 30 अप्रैल 2025 को आयोग के द्वारा जो उत्तराखंड की प्रवक्ता की भर्ती थी 613 पोस्टों पे, इसकी जो चयन प्रक्रिया है इसको क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया गया है। इसकी चयन प्रक्रिया को, गतिमान जो चयन प्रक्रिया थी इसको निरस्त किया गया है। और अब सभी को पता है कि इसका दोबारा रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि रिवाइज एडवर्टीजमेंट आएगा, दोबारा विज्ञापन आएगा। तो इस सेशन में बात करेंगे कि अब आपका नया विज्ञापन कब जारी होगा और उस नए विज्ञापन में क्या पदवृद्धि होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई लोग पदवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जो इसमें पोस्टें हैं, बाहर से हमें देखने के लिए 613 पोस्टें लग रही हैं, लेकिन एक्चुअल में उतनी पोस्टें हैं नहीं। तो वो डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कब आपका एग्ज़ाम रहेगा, उसकी डेट कब तक आ सकती है, यानी कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये कल के नोटिफिकेशन में आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि उत्तराखंड में जो प्रवक्ता संवर की भर्ती थी 613 पोस्टों पे, इसकी जो चयन प्रक्रिया है, जो वर्तमान में जो गतिमान चयन प्रक्रिया थी, इसको निरस्त किया गया है आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो जो चयन प्रक्रिया है इसको निरस्त किया है। ठीक है, और जब आपका जो ये भर्ती है इस पर आपका क्या आना है, रिवाइज नोटिफिकेशन आना है। तो इन्होंने अपने लास्ट में यही बताया गया है कि जो 613 पदों पे जो चयन प्रक्रिया थी, इसका विज्ञापन संख्या इतना था। तो इसकी जो गतिमान चयन प्रक्रिया थी, यानी कि इसकी जो गतिमान चयन प्रक्रिया, उसमें क्या था, पहले आपका प्री होना था, उसके बाद आपका क्या होना था, मेंस होना था। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को निरस्त किया गया है, इस चयन प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। तो अब संशोधित नियमावली, जो नियमावली संशोधन हुआ है प्रवक्ता की, उस नियमावली के आधार पर क्या होगा, नई चयन प्रक्रिया आएगी वहाँ पर, और उस चयन प्रक्रिया के आधार पर नई तरीके से विज्ञापन जारी किया जाएगा और उसके बिहाफ पे क्या होगा, आपका चयन किया जाएगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सारी चीज़ें उसके हिसाब से रहेगी, सिलेबस भी आपका उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। और जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो इसका जो नया नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो सकता है। तो नया नोटिफिकेशन अगर शासन के द्वारा आयोग को क्या करना है, अधियाचन भेजा जाना है। ठीक है, तो शासन के द्वारा आयोग को अधियाचन जब भेजा जाएगा, लगभग जब कार्मिक विभाग के द्वारा इस पर अगर जल्दी काम होगा, या फिर कार्मिक विभाग और सरकार पे अगर प्रेशर बनाया जाए, तो इसका लगभग मई लास्ट के आसपास या फिर जून के आसपास इसका क्या हो जाएगा, रिवाइज नोटिफिकेशन, यानी कि जो री एडवर्टीजमेंट है वो दोबारा जो पुनः विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, मई में होगा, या फिर मई लास्ट या फिर जून में हो जाएगा। और लगभग 1 महीने का आपको उसमें क्या मिलेगा, अगर इसमें फॉर्म भरने का जो नए बच्चे हैं उनमें, उनको भी फॉर्म भरने का उसमें क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, जहाँ तक री एडवर्टीजमेंट ये क्या करेंगे, जारी करेंगे। तो जब भी इनका नोटिफिकेशन जारी होगा वो उसी में पता चलेगा कि जो नए बच्चे हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो न्यू कैंडिडेट को उसमें मौका मिलेगा। और उसके बाद बात करते हैं कि जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया है, जिन्होंने फॉर्म पहले फिल अप कर दिया है, तो उनके लिए फॉर्म, उनको अब नए सिरे से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। उन्होंने पहले भर दिया तो उनका पहले से ही भरा रहेगा, क्योंकि उसमें जो फ़ीस लगी है 150 रुपये या फिर 175 कैटेगरी के हिसाब से, तो वो उसमें पेड है। तो नया अधियाचन जब आएगा तो उसमें ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें जो पदवृद्धि होगी, या नहीं होगी। ठीक है, तो पदवृद्धि के लिए कई लोग प्रयास कर रहे थे यहाँ पे। तो पदवृद्धि इसमें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टें हैं हमें बाहर से देखने के लिए वो 613 लग रही हैं, लेकिन जब हम डीपली ऑब्जर्व करते हैं इस विज्ञापन का, जो लेक्चरर का जो विज्ञापन आया था, रिवाइज विज्ञापन आया था, तो इसका अगर डीपली ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि पोस्टें 613 नहीं है, बल्कि जो पोस्टें आ रखी हैं, जो नई पोस्टें, मतलब टोटल पोस्टें हैं, वो लगभग कितनी हैं, 504 पोस्टें यहाँ पे हैं। और इसमें जो 95 सामान्य शाखा की पोस्ट है, और प्लस यहाँ पे जो 14 पोस्टें हैं वो क्या हैं, पिछले बार की जो 2020 में जो वैकेंसी भर्ती हुई थी उसकी बची हुई पोस्टें हैं। तो उसको देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे अगर ये प्रवक्ता सामान्य शाखा का जो डिटेल सीट का नोटिफिकेशन है वो है, और यहाँ पे आपको
सब्जेक्ट वाइज दिख रहा होगा। और अगर यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं दिव्यांगों के जो पोस्टें थी यहाँ पे सामान्य शाखा में दिव्यांगों के लिए, तो दिव्यांगों की बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्व चयन के क्रम में अग्रनीत 95 पद 95 पद एवं नवीन आधारित 22 पद। तो पूर्व चयन के क्रम में अग्रनीत 95 पद, तो यानी कि जो ये 95 पद हैं ये क्या हैं, पिछली भर्ती के हैं। 2020 वाली जो वैकेंसी थी इसमें जो दिव्यांगों के 95 पद हैं वो क्या नहीं हुए, फिल नहीं हुए थे, तो इसलिए वो 95 पद क्या किए, इस वाली भर्ती में ऐड किए हैं। ठीक है, तो 95 पद आपके इसमें ये हो गए किसमें, जनरल शाखा में, सामान्य शाखा की लिस्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे देख रहा होगा आपको प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा, और 14 जो सीटें हैं इसमें दिव्यांगों की वो किस में है, महिला शाखा में। 14 सीटें इसमें किसकी हैं, महिला शाखाओं की। तो ये महिला शाखा का टेबल है। ठीक है, इसमें डिटेल में सीटों का वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ पे इसको जूम करेंगे तो दिव्यांग वालों का कॉलम यहाँ पे ये है, और इस कॉलम में यहाँ पे बताया गया है, ये कॉलम है, और यहाँ पे बताया गया पूर्व चयन के क्रम में अग्रनीत 14 पद एवं नवीन अवधारित 2 पद। तो पूर्व चयन के क्रम में अग्रनीत 14 पद, तो जो ये 14 पद हैं ये क्या है, पिछली बार की भर्ती के हैं, यानी कि 2020 की जो वैकेंसी थी उसके पद हैं ये यहाँ पे, और वो फिल नहीं हो पाए थे इसलिए 14 पद यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 95 जो पद हैं, आपको पता है कि प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती 2 आधारों पे होती है, एक सामान्य वर्ग की होती है और एक महिला शाखा की होती है। ठीक है, तो सामान्य शाखा में 95 पद देखे हमने जो पिछली भर्ती के थे, और इसमें देखे हमने 14 पद। तो अगर इनको टोटल ऐड करेंगे तो ये लगभग 109 पोस्टें हो रही हैं। तो 109 जो पद थे वो पिछली बार की भर्ती में क्या गए थे, वैकेंट गए थे, और ये केवल दिव्यांगों के हैं। साथ ही उसके अलावा जो मैथ्स में सीटें थी वो मैथ्स में सीटें भी क्या गई थी, उसमें काफ़ी सारी मैथ्स की सीटें काफ़ी खाली गई थी। तो उसके बहुत सारे रीज़न थे मैथ्स में सीटें खाली जाने के, हालांकि बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि जो पेपर का फॉर्मेट बनाया गया था 2 घंटे के हिसाब से या फिर 3 घंटे के हिसाब से जो भी था, वो उस हिसाब से उसका फॉर्मेट नहीं बनाया गया था, क्योंकि 2 घंटे या 3 घंटे में मैथ्स के 200 क्वेश्चन सॉल्व करना क्या थी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो उस हिसाब से पेपर का फॉर्मेट भी था, या फिर उसके अलावा कुछ और भी उसके रीज़न थे। बहरहाल यहाँ पे हम बात करते हैं पदवृद्धि की। ठीक है, तो पदवृद्धि में अब हमने देखा यहाँ पे कि क्या जो टोटल पद हैं जो इस बार के 613 पद हैं, तो हमने देखा कि 613 पद नहीं हैं, बल्कि वो पद कितने हैं, बाहर से 613 पद हैं, लेकिन डीपली ऑब्जर्वेशन किया हमने तो 109 पद क्या हुए, पिछली बार की भर्ती के हुए। ठीक है, तो अगर 613 में से 109 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 504। तो जो 2024 का जो ये विज्ञापन है प्रवक्ता का, तो ये 613 पोस्टें नहीं हैं, बल्कि ये कितनी पोस्टें हैं, 504 पोस्टें। तो 504 पोस्टों पे यहाँ पे क्या है, प्रवक्ता की भर्ती आई है। ठीक है, और 109 जो ये पोस्टें हैं ये पिछली भर्ती के हैं। तो अगर पदवृद्धि की बात करेंगे तो पदवृद्धि यहाँ पे आराम से हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता है कि अभी वर्तमान में लगभग 3,000 के आसपास क्या है, लेक्चरर की पोस्टें यहाँ पे खाली हैं। तो अगर पदवृद्धि के लिए प्रयास किया जाएगा तो 3,000 में से केवल 500 पोस्ट अगर इसमें ऐड हो जाती हैं, 504 में ऐड हो जाती हैं, तो लगभग 1000 पोस्टों पे यहाँ पे क्या चाहिए, 1000 पोस्टों पे यहाँ पे क्या आ सकता है, नया विज्ञापन जो आएगा वो 1000 पोस्टों पे आ सकता है, या फिर 1500 पोस्टों पे भी आ सकता है। अगर प्रयास किया जाएगा, छात्रों के द्वारा अगर प्रयास किया जाएगा, सरकार पे, शासन पे अगर दबाव बनाया जाएगा, तो 3000 पोस्टों में से पहले तो 500 नहीं तो फिर 1000 पोस्ट यहाँ पे क्या आ सकती हैं और ऐड हो सकती हैं। और जो टोटल अब जो नया विज्ञापन आ सकता है वो कितने पोस्टों पे, लगभग 900 पोस्टों पे या फिर 1000 पोस्टों पे वो रहने वाला है, वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, सभी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा और शासन पे, प्रशासन पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, तभी जाके इसमें क्या हो सकती है, पदवृद्धि हो सकती है। तो पदवृद्धि करना आसान है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छात्रों को शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी और उन पे क्या करना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, और तब जाके वहाँ पे अपनी बात रखनी पड़ेगी। क्योंकि कई इसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहाँ पे तैयारी करना ही बेकार है, जैसे कि यहाँ पे समाजशास्त्र हो गया, या फिर भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, कला हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि शास्त्र हो गया। तो टोटल 2-2 सीटें हैं यहाँ पे समाजशास्त्र में 10 सीटें हैं, यहाँ पे टोटल 2 सीटें हैं। तो 2 सीटों के लिए अगर 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो 10,000 लोगों के लिए 2 सीटों क्या मायने रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखती है। यहाँ पे तैयारी करना ही बेकार है 2 सीटों के लिए। ठीक है, तो 2 सीटों के लिए क्या ही फाइट करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे कोई औचित्य नहीं रह जाता फिर प्रवक्ता की तैयारी करने का।
ऐसे कई और सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में भी 24 सीटें हैं, टोटल 24 सीटें हैं, और वो भी बंट करके अलग अलग क्या हो जाती हैं कैटेगरी में, ऐसी किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3 ऐसी सीटें हो जाती हैं। तो वहाँ पे भी आपकी क्या है, वहाँ पे भी तैयारी करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो कंपटीशन रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा। केवल नागरिक शास्त्र में इस बार पोस्टें अच्छी मिली थी देखने के लिए 96, बाकी हिंदी में भी 69 मिली थी, अंग्रेजी में भी 41 मिली थी। तो कुछ सब्जेक्ट थे जिनमें सीटें सही थी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें सीटें क्या थी, ना के बराबर थी, उनकी तैयारी करना ना करना क्या था, बराबर था। तो ये रही पदवृत्ति के बाद। इसके बाद बात करते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका कब रहने वाला है। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि इसमें अगर मई के आसपास, मई लास्ट में या फिर जून में, मई लास्ट और जून में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है, इसका री एडवर्टीज़मेंट आता है, पुनः विज्ञापन आता है, तो जून में 1 महीने का यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मौका मिलेगा फॉर्म को अप्लाई करने का, या फिर अगर नए कैंडिडेट को मौका देते हैं तो नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा 1 महीने का फॉर्म भरने का, फॉर्म को अप्लाई करने का। और जून के बाद लगभग 4 महीने का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा आपको मेंस के लिए। तो जून के बाद अगर 4 महीने की बात करें तो अक्टूबर या फिर नवंबर, जून के बाद उसके बाद होगा फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर या नवंबर, तो अक्टूबर या फिर नवंबर 2025 में आपका क्या हो जाएगा, ये लेक्चरर का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर जून में इसका नोटिफिकेशन आता है तो मई या फिर जून के आसपास। लेकिन अगर बाद में आता है, अगर जुलाई या फिर अगस्त के आसपास इसकी नियमावली में संशोधन होता है, या फिर उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आता है, तो तब आपका ये एग्ज़ाम जो रहेगा वो दिसंबर में भी जा सकता है, दिसंबर या फिर जनवरी में भी जा सकता है। लेकिन पूरे चांस हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो अक्टूबर या फिर नवंबर में होने के यहाँ पे क्या हैं, लगभग चांस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है इस अक्टूबर या नवंबर के आसपास रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो तभी पता चलेगा जब क्या होगा, आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसका चयन प्रक्रिया क्या रहती है, और प्लस उसमें जो सिलेबस है वो क्या रहता है, और प्लस जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो क्या रहता है। एज क्राइटेरिया तो आपको पता है कि 21 से 42 साल रहती है। तो उसमें जो पुराने कैंडिडेट हैं, तो अगर वो ओवर एज हो चुके हैं तो उनको पूरा मौका दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए क्या हो जाएगा, अगर कोई 42 या फिर अगर कोई एज लिमिट पार कर चुका है तो उनका जो पुराना फॉर्म है वो वही क्या माना जाएगा, वही सही माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। बाकी इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो विषय वार तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी विषयवार तैयारी करते रहें। जिन सब्जेक्ट में अच्छी पोस्टें हैं तो वो लोग तैयारी करते रहें। लेकिन जिनमें सीटें ना के बराबर हैं, ऐसी पोस्ट हैं, ऐसे विषय जिनमें सीटें क्या हैं, ना के बराबर हैं, तो उनमें तैयारी करना एक बार आपको सोचना चाहिए कि अगर मान लो जैसे ड्राइंग में 2 सीटें हैं, तो 2 सीटों के लिए कोई क्या ही तैयारी करेगा यहाँ पर, ठीक है। खैर फ़िलहाल आपको अपनी तैयारी करते रहना है, और अपने विषय पे आप लोग अपनी पकड़ बनाइए और विषय पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो बाकी जो सिलेबस है इसका बाद में पता चल जाएगा, और इसके बाद जो भी डिटेल जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।